देखो अपना टॉपिक चल रहा था ऑक्सीकरण अपचयन। अपन ने कब देखा था ऑक्सीकरण अपचयन। तो अपन ने ऑक्सीकरण अपचयन को कई तरीके से परिभाषित किया था। ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है या निकल रहा है, इसके आधार पर अपन ने ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित किया था। अब लास्ट में अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। लास्ट टॉपिक था आपका इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे परिभाषित करोगे, ठीक है। तो अपन ने कल देखा ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित करोगे। तो अगर किसी अणु परमाणु आयन, मैंने कल लिखवाया था आपका अणु परमाणु या आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अणु परमाणु या आयन क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। वो क्या कहलाएगा आपका, जब भी किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसपे क्या आ जाता है आपका धन आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, उसपे धन आवेश आ जाता है। जब भी किसी परमाणु में अणु में या आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, तो उसपे कौन सा आवेश आ जाएगा आपका धन आवेश। 9th में आपने क्वेश्चन पढ़ा था, वो आपके 10th में भी है कि जो धनायन होता है उसका आकार अपने संगत परमाणु से छोटा क्यों होता है। धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा क्यों होता है, इसको फिर से देख लो। जैसे आपके ये कोई धनायन है, ठीक है, धनायन का निर्माण, जैसे ये कक्षाएं हैं K11 याद आ रही है, ये 9th में पढ़ी थी अपन ने, ये कक्षाएं होती है। अब क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये कक्षा क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी। सपोज ये तीन इलेक्ट्रॉन थे 3 अलग अलग कक्षाओं में, अगर 2 कक्षाएं समाप्त हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके बाहर चले गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके बाहर चले गए, तो आकार क्या हो गया आपका, दिख रहा है अपने आप छोटा हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो किसका निर्माण होता है, धनावेश का निर्माण होता है, और वो अपने संगत परमाणु से क्या होता है आकार में छोटा होता है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण वो होगा जब किसी भी परमाणु आयन में से क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम में से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो सोडियम में धनावेश आ गया, तो इसको किस में अपन इंक्लूड करेंगे, ऑक्सीकरण में। एक एग्जांपल और देखा था आपका Fe2+ था, इसमें से क्या हुआ आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, तो इस पे क्या हो गया धनावेश। अब ये मत समझना यार 2 से 3 हो गया है, 2 से 3 हुआ तो इसका मतलब बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, धनावेश में वृद्धि हुई है। यहाँ धनावेश कितना था 2 था और यहाँ क्या हो गया 3, तो धनावेश में क्या हो गई वृद्धि हुई है, मतलब आकार छोटा हो गया है। आकार इतना बड़ा था तो आकार अब कितना हो गया आपका, इतना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका अपचयन, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका अपचयन। अगला है आपका अपचयन, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किसी तत्व परमाणु आयन या अणु में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। कैसे लिखेंगे, किसी तत्व परमाणु आयन या फिर अणु में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो आकार बढ़ेगा या घटेगा, आकार बढ़ेगा, ठीक है। तो ऋणावेश का आकार क्या होता है, धनावेश से बड़ा होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, ये आपके क्या है क्लोरीन है,
इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन जुड़ गया मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉन जुड़ गया मतलब अब देखो इनको अच्छे से समझ लो, आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता दूंगी अभी, ठीक है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अपन कैसे परिभाषित करेंगे या निकालेंगे कैसे, वो परिभाषा नहीं पूछेगा। पर अगर आपको ये चीज ध्यान रहेगी तो आप आराम से ऑक्सीकरण और अपचयन को क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका ऑक्सीकरण हुआ और इसका अपचयन हुआ। और मैंने कल भी कहा था ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलते हैं, और एक का ऑक्सीकरण होगा दूसरे का अपचयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा लेगा। ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। अब और उदाहरण देखते हैं, MnO4 है। अब इसमें क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, जुड़ते ही क्या हो गया, ऑक्सीकरण या अपचयन। जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ा इसका क्या हो गया, आपका ऑक्सीकरण सॉरी अपचयन हो गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा MnO4। इस पे क्या आ जाएगी आपकी 2, मतलब ऋणावेश में क्या हो गई आपकी वृद्धि हो गई, ऋणावेश में क्या हो गई आपकी वृद्धि। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है तो अपचयन हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, मैग्नीशियम है, दिख रहा है, ये आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में मैंने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो मैग्नीशियम क्या हो गया आपका Mg बन गया आपका, तो इसके आवेश में क्या हो गई आपकी वृद्धि हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या कहलाता है आपका अपचयन, और इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण के बिना अपचयन नहीं होगा, अपचयन के बिना ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो यहाँ एक रिएक्शन बन के आती है, एक अभिक्रिया बन के आती है। ऑक्सीकरण व अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, अगर आपसे रेडॉक्स की परिभाषा पूछी जाए तो क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण के बिना अपचयन नहीं होता, अपचयन के बिना ऑक्सीकरण नहीं होगा। यही रासायनिक अभिक्रियाओं में चलता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा ग्रहण करेगा और नया उत्पाद बना लेगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स कहते हैं, या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, वो क्या कहलाएगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये है इनकी परिभाषा और इनको पहचानने का तरीका। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो आपके ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिंक दे दिया उसने, ठीक है, साथ में क्या किया कॉपर सल्फेट। अब देखो अपन ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, किसी चैप्टर में पढ़ी थी, तो जिंक ज्यादा सक्रिय है कॉपर ज्यादा सक्रिय है, जिंक ज्यादा सक्रिय है, तो ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट, क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट, और क्या बच गया बोलो, कॉपर धातु अलग हो गई। ऐसे एक समीकरण देगा। अब पूछेगा किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन, आप बताओ। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, निम्न में से किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन। अब देखो इसको समझो अच्छे से। ये अगर ये समीकरण समझ लिए ना आप, तो ऑक्सीकरण अपचयन जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्या हुआ, जिंक था, ठीक है, जिंक किससे जुड़ गया, SO4 से जुड़ गया। जिंक किससे जुड़ गया आपके SO4 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑक्सीकरण, मैंने यहाँ क्या लिख दिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं।
ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं और जो त्यागता है वो कौन होता है आपका, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो जिंक ने क्या किया, आपके इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बना लिया आपका, जिंक सल्फेट। नहीं समझे, जिंक था, जिंक का क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण, या अपन उधर से देखें तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया। चलो उसको ध्यान में लगाओ, आप यहाँ से इतना सा लगाओ कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। तो जिंक ने क्या किया, आपके इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। तो जिंक का तो क्या हो गया ऑक्सीकरण। फिर दूसरा कौन है आपका, कॉपर। दूसरा कौन है आपका, कॉपर। कॉपर सल्फेट था, अब कॉपर क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो गया आपका, सिंगल हो गया। तो इसका क्या हो गया आपका अपचयन। अब इसको ऐसे समझ लो, जिंक देखो किस फेज में था, इसको ऐसे समझ में आएगा, ये आपका जिंक है, ठीक है। जिंक इस अवस्था में था, इस पे दो आवेश थे, अभिक्रिया में शो नहीं कर रखा है इसने, दिख रहा है क्या, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो जिंक कैसे था, Zn, ठीक है। अब क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, Zn+2, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, बोलो देखिए इलेक्ट्रॉनों का क्या किया, जब प्लस आवेश आता तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, त्याग दिए, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2। तो क्या हुआ जिंक का ऑक्सीकरण। अब मेरे साथ समझ गया, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जिंक धातु थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। और इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, धनावेश का आ जाना क्या कहलाता है आपका, समझ में आ गया। जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, ये 2 एग्जांपल है आपके, ये दोनों घूम फिर के आते हैं, तो ध्यान से देखना कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन। जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने त्यागे, 2 त्यागे, कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ही क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। अपन पढ़ते आए शुरू से परिभाषा कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कोई भी तत्व परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका क्या हो जाता है आपका ऑक्सीकरण। हाँ कुछ पूछ रहे हो क्या, ठीक है। अब दूसरा कौन है आपका, कॉपर है, दूसरा कौन है आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर पे क्या था आपका, +2 आवेश था, कॉपर पे क्या था आपका +2 आवेश। अब इसने क्या किए, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे, अभी मैंने क्या कहा, ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किसने त्यागे, जिंक ने त्यागे, कॉपर ने क्या कर लिए, ले लिए तो क्या हो जाएगा आपका अपचयन, ले लिए तो क्या हो जाएगा आपका अपचयन हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रखो, ये चीज दिमाग में रखो। तो इस अभिक्रिया में जिंक का तो हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जिंक ने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कॉपर ने उतने ले लिए, और उसका क्या हो गया आपका अपचयन हो गया, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और है Fe2O3, और क्या है आपका 3CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स है। उत्पाद क्या बन रहा है, 2Fe प्लस 3O2, सॉरी 3CO2 बन गया, ठीक है। अब देखो यहां लिख दिया मैंने अपचयन, यहां क्या लिख दिया अपचयन, ठीक है। और दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसमें लिख दिया मैंने ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब देखो अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का जुड़ जाना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का जुड़ जाना। तो यहाँ Fe2 था, यहाँ क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके जुड़ गए, और क्या हो गया 2Fe, मतलब
दो मॉलिक्यूल्स बन गए, दो अणु बन गए। अब इधर क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और क्या बन गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इसका क्या हो गया आपके ऑक्सीकरण, ठीक है। इसने क्या किया, आपके इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और आपके जो ये था इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये बढ़ गया, ठीक है। ये क्या था आपका, इसका आवेश क्या हो गया आपका, बढ़ गया। और इसका क्या हो गया, जिसने ले लिया वो क्या हो गया आपका अपचयन, और जिसने त्याग दिया उसका क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण। ये दो पॉपुलर एग्जांपल है। तो ऑक्सीकरण अपचयन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, समझाइए। तो आपको बताना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब दो तीन शब्दों का उपयोग होता है, अपचायक, एक वर्ड का यूज होता है अपचायक, किससे कहेंगे, ठीक है, अपचायक किसे कहेंगे। तो समझ लो इसको, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, समझना इसको उल्टा होता है ये, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात क्या करेगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मतलब जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, बाहर निकाल देगा। तथा अन्य पदार्थ को अपचयित करता है। करता है या करने में मदद करता है, उसे क्या कहेंगे, अपचयित। अब इसको ढंग से समझना, इसमें थोड़ा सा घुमाया इसने। क्या कह रहा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो ही तो अपचयन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तो लेगा कौन, ये आएंगे कहां से। तो ये किस में मदद कर रहा है, अपचयन में मदद कर रहा है। दोबारा देखो, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो अपचयन कहां से होता। तो इसने किस में मदद करी है, अपचयन में मदद करी है, इसलिए इसको अपचायक कहते हैं। जो अपचयन में मदद करता है वो अपचायक कहलाता है। और अपचयन में मदद कौन करेगा, ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण होगा। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से और अपचयन होगा कहां से। तो आपको ये नहीं लिखना है कि अपचायक जो अपचयन करता है, जो अपचयन में मदद करता है ना वो अपचायक होगा। और अपचायक में क्या होगा आपका, मदद कौन कर रहा है आपका, ऑक्सीकरण। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, दोबारा देखो, अपचायक का मतलब जिसका अपचयन हो रहा है। अपचयन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेंगे कब, जब इलेक्ट्रॉन होंगे। होंगे कब, जब इलेक्ट्रॉन देगा। देगा कौन, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीकरण हो गया। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन आ गए, पर लेगा कौन इसको, अपचायक पदार्थ लेगा। तो ऑक्सीकरण ने मदद किसकी की, अपचयन की। ऑक्सीकरण ने मदद किसकी की, अपचयन की, इसीलिए इसको अपचायक कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीकारक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऑक्सीकारक व अपचायक में अंतर लिखो। तो बच्चा वही दिमाग में रखता है कि अपचायक का मतलब जिसका अपचयन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, जब देने के लिए होंगे नहीं तो लेंगे कहां से। अब दूसरा है ऑक्सीकारक।
पदार्थ का अपचयन होगा, जिस पदार्थ का अपचयन होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कब करेगा, कोई त्यागेगा तभी ग्रहण करेगा। तो ये है आपके ऑक्सीकारक और अपचायक में अंतर। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, वैसे टफ कुछ नहीं है इसमें। अब देखते हैं अपन उदासीनीकरण, पहले भी आ चुका है आपका, पहले वाले चैप्टर में भी आया था। उदासीनीकरण क्या होता है, तो अपने अगला टॉपिक है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण, ठीक है, अपन पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंपल सा समझ लो, ये आपका अम्ल है और ये क्या है आपका क्षार है, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और क्या बना दिया, लवण और जल बना दिया। अब उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। एक अम्ल ले लिया अपन ने HCl और क्षार क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, सिंपल सी है, अपन पिछले चैप्टर में पढ़े हुए इसको। तो क्या बन जाएगा, NaCl साधारण नमक, और क्या बन गया आपका, जल बन गया। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल अपने गुण खो देगा, क्षार अपने गुण खो देगा, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब एक नोट है, एसिटिक अम्ल होता है वो क्या होता है आपका, दुर्बल अम्ल। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर कोई अम्ल अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल। जो अपूर्ण होता है उसे क्या कहेंगे अपन, दुर्बल अम्ल। इसकी प्रॉब्लम देखिए रेडी। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल पिछले चैप्टर में अपन देख चुके हैं, यहाँ भी वो रिपीट हो रहा है। अब अपना टॉपिक है उत्प्रेरक। अपना अगला टॉपिक है उत्प्रेरक। अपन रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, कई प्रकार की, ऑक्सीकरण पढ़ा, अपचयन पढ़ा, रेडॉक्स पढ़ा। इसके अलावा अपन ने योगात्मक पढ़ी, द्विविस्थापन पढ़ी, एकल विस्थापन पढ़ी। इसके अलावा प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसके अलावा गर्म करने पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये सारी अभिक्रियाएं अपन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन उत्प्रेरक क्या होता है। अगला देखते हैं अपन उत्प्रेरक क्या होता है। तो अगला टॉपिक है आपका उत्प्रेरक। देखो, उत्प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ है जो क्या करेंगे, अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देंगे। अगर अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, अपन यहाँ एक शब्द यूज करेंगे उत्प्रेरक। वे रासायनिक पदार्थ है, जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। गति को परिवर्तित कर देते हैं। देखो, उत्प्रेरक क्या होगा, या तो अभिक्रिया गति को बढ़ा देगा या क्या कर देगा, आपका कम कर देगा। पर जैसे आपकी अभिक्रिया खत्म होगी, अभिक्रिया समाप्त हो गई, तो जितनी मात्रा में आपने लिया है उत्प्रेरक, आपको वैसा का वैसा उतनी मात्रा में क्या हो जाएगा, आपका उपलब्ध हो जाएगा। मतलब उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितनी मात्रा में आपने उत्प्रेरक डाला था, 2 ग्राम 5 ग्राम कितना ही लिया था आपने, तो अभिक्रिया समाप्ति पे आपको वैसा का वैसा वो प्राप्त हो जाएगा। तो उत्प्रेरक क्या होंगे, रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं अपन, दूसरी तरीके से भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। वे रासायनिक पदार्थ
वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके उत्प्रेरक कहलाएंगे। तो अपन ने उत्प्रेरक की दोनों परिभाषाएं उचित है, आप चाहो वो लिख सकते हो। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होंगे जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देंगे। देखो अपन इससे जस्ट आगे प्रकार देखेंगे उत्प्रेरक के, उसमें देखेंगे कुछ उत्प्रेरक क्या होंगे, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देंगे, कुछ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ शब्द यूज किया परिवर्तित कर देंगे। वो कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा सुटेबल वर्ड कौन सा? परिवर्तित करना। आपके ये दे रखा होगा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो विष की तरह काम करते हैं, जहर की तरह काम करेंगे और अभिक्रिया की गति को क्या कर देंगे? आपके मंद कर देंगे। ठीक है, पर यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, एंजाइम का नाम सुना होगा आपने। एंजाइम बायोलॉजी में आता है एंजाइम और केमिस्ट्री में आता है उत्प्रेरक, ये दोनों सेम होते हैं। इनको बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, इनको बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। ये भी क्या करते हैं, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, नाम याद आ रहे हैं सेकंड चैप्टर। ये सारे क्या थे? आपके एंजाइम जो भोजन के पाचन में मदद करते थे। जैसे प्रोटीन पे कौन सा काम कर रहा है? फैट पे, फैट होती है आपकी, वसा होती है, उस पे लाइपेज काम कर रहा है। वसा पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? लाइपेज। तो ये लाइपेज क्या आपका एंजाइम है। ठीक है, ये वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, वसा का पायसीकरण कर देता है। तो उत्प्रेरक और एंजाइम क्या है? सेम होते हैं। बायोलॉजी में ये काम आते हैं और केमिस्ट्री में ये काम आते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको उत्प्रेरित कर देंगे, उसी की गति को परिवर्तित कर देंगे, और जैसे अभिक्रिया समाप्त हो रही है उतनी की उतनी मात्रा में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका उत्प्रेरक। अब देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। अरे इसको बंद करो, अंदर से बोल रहा है, इसको क्या कर रहे हो? किसकी आवाजें आ रही है? अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है 2KClO3। ठीक है, अब क्या किया? यहाँ MnO2 उत्प्रेरक डाला। कौन सा उत्प्रेरक डाला आपने? MnO2। और ये किसका प्रतीक है आपका? किसका सिंबल है? गर्म, और गर्म कर रहे हैं इसको, और क्या बन गया आपका? 2KCl। और साथ में क्या बन गया? 3 अणु आपके ऑक्सीजन के। तो अगर इस अभिक्रिया में ये MnO2 उत्प्रेरक नहीं डालेंगे तो हो सकता है अभिक्रिया पूर्ण ना हो। एक चीज का और ध्यान रखना, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। उसकी गति को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, शुरू नहीं कर सकते। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकते, ये उत्प्रेरक का गुण है। ठीक है, तो अगर आप MnO2 नहीं डालेंगे, इसको गर्म नहीं करेंगे, तो ये अभिक्रिया सपोज आधे घंटे में हो रही है तो ये कई दिनों में भी नहीं होगी। तो उत्प्रेरक क्या किए? अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिए, परिवर्तित कर दिए। एक एग्जांपल और है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल सब जानते हैं, वनस्पति तेल। अब इसका क्या किया जाता है? हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, और कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और क्या बन जाता है आपका? वनस्पति घी बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? वनस्पति घी, जिसको प्रचलन में क्या बोल रखा है? डालडा घी। उसका रियल नाम क्या है? वनस्पति घी। डालडा एक ब्रांड थी, कुछ नाम फेमस हो जाते हैं फिर उसी नाम से चलते रहते हैं। तो वनस्पति घी उसका रियल नाम है और डालडा एक ब्रांड का नाम है। भाई तुम्हारी आवाजें वापस आ रही है, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, सही करो, उसको म्यूट करो भाई। तो वनस्पति तेल की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन गैस से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्या बन जाता है आपका? वनस्पति घी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वनस्पति घी के निर्माण की अभिक्रिया लिखिए।
वनस्पति घी के निर्माण की अभिक्रिया लिखे। बिल्कुल इजी सी अभिक्रिया लिख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल सा। क्या करना है, हाइड्रोजन और निकिल उत्प्रेरक को याद रखना। इससे इजी रिएक्शन मेरे हिसाब से अब तक नहीं आई होगी। सही कह रही हूं ना। अब अगला देखते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरकों के प्रकार कौन कौन से प्रकार के उत्प्रेरक हो सकते हैं, उनकी अपन डिटेल से देखते हैं। तो पहला देखते हैं समांगी उत्प्रेरक। पहला प्रकार है आपका समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक इसको कैसे परिभाषित करेंगे? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मेरे स्टेटमेंट को सुनना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक क्या कह रहा है, अगर किसी समांगी का मतलब क्या होगा? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्पाद व उत्प्रेरक, तीन शब्द यूज किए, क्रियाकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्था, तीनों की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था क्या हो आपकी? समान हो। ये बिल्कुल नया नहीं है, अपन देख के आए कि अगर ठोस होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, गैस होगा तो उसको किससे लिखेंगे? जी से लिखेंगे। और अगर लिक्विड होगा, द्रव होगा तो उसको एल से लिखेंगे। अगर जलीय होगा तो उसको एक्यू से लिखते हैं, एक्विटिक। ठीक है। अगर तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो वो क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक। अगर तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो वो क्या कहलाएगा? आपका समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका, बड़े पीछे ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल है SO2, 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, एक किसका अणु लिया? ऑक्सीजन का। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या ले लिया अपन ने? उत्प्रेरक। और क्या बन गया? SO3। अब देखो समांगी उत्प्रेरक से क्या तात्पर्य है? तीनों की भौतिक अवस्था समान होनी चाहिए, मतलब या तो तीनों गैस होने चाहिए